जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का हमारे अतीत अध्याय नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है के बारे में जानेंगे। हमने इससे पहले अध्याय 1 कैसे, कब और कहां जाना था, जो आप हमारे चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हैं। इसमें हमने जाना था कि तिथियां किस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाती है जब कोई घटना घटता है, और भी उसके बाद हम लोगों ने जाना कि कैसे एक लंबे अरसे में कुछ कुछ बदलाव होते हैं। जैसे ब्रिटिश जब यहाँ आई थी भारत में तो वो एक दिन में नहीं आई थी, काफ़ी लंबा समय लगा था, एक लंबा अरसा लगा था। चाय पीना लोग एक लंबे अरसे में सीखे थे। इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोगों ने जाना था, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आइए अब इस अध्याय को शुरू करते हैं। बता रहा है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी, यानी शुरुआत में जब कंपनी आई थी, कंपनी का मतलब यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है। ये कंपनी यहाँ सबसे शुरुआत में व्यापार करने आई थी, बिजनेस करने आई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हालात हुए जिस कारण से ये कंपनी यहाँ का साम्राज्य संभालने लगी, अपनी सत्ता स्थापित कर दी। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ अपने नियंत्रण में रखकर यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाने लगी थी। आइए जानते हैं ऐसा कैसे हुआ। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। हमने जाना था कि मध्यकाल में केवल मुगल बादशाह ही इतने ताकतवर थे जो पूरे भारत का, आज का भारत का लगभग हिस्से पे नियंत्रण था, उनका कब्जा था, जो दिल्ली से संभालते थे। इसके लिए उन्होंने कई मनसबदार व्यवस्था भी अपनाया था, दीवानी, बहुत सारे अफसरों को अपॉइंट किया था, लेकिन ऐसा बहुत समय तक नहीं चल पाया। औरंगजेब के बाद ये स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार जो इनके नियंत्रण में थे अपनी ताकत दिखाने लगे, क्योंकि मुगल उस समय कमजोर पड़ गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की। इनके क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जो इनके मनसबदार और सूबेदार वगैरह होते थे, जमींदार वगैरह होते थे, वो अपने क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर लिए थे। कह सकते हैं कि वहां का ये राजा बन गए थे और दिल्ली से मुगल साम्राज्य की किसी बात को ये नहीं मानते। दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी और इसी वजह से दिल्ली का प्रभाव खत्म होता गया और क्षेत्रों में ही कई राजा उभरने लगे और आपस में ये राजा कुछ समय के बाद एक दूसरे को जीतने के चक्कर में आपस में झगड़े करने लगे, जिससे कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कारण था जिस कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां व्यापार के माध्यम से तो आई थी, लेकिन साम्राज्य के सत्ता को स्थापित कर ली थी। आगे जानते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। बता रहा है कि 18वीं सदी का शुरुआत समय था जैसे ही मुगल साम्राज्य खत्म हुआ और मुगल साम्राज्य खत्म करने वाले यही थे अंग्रेज, और ये 18वीं सदी में एक नई ताकत के रूप में उभर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे? आपको पता होना चाहिए। बता रहा है कि शुरुआत में जो अंग्रेज लोग आए थे यहाँ पे कंपनी खोले हुए थे केवल बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, और यहाँ के इलाकों पे कब्जे में उनकी कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मतलब उनको यहाँ शासन करने का कोई ऐसा मनोबल नहीं था। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन में इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? मतलब इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। मतलब हम इस अध्याय में पूरा जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने आई और बाद में शासन सत्ता अपने आप में स्थापित कर ली। और यहाँ के ऊपर, यहाँ ऊपर देखिए आपको चित्र 1 दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। चित्र में आप देख सकते हैं कुछ अंग्रेज अफसर हैं जिनका नाम कैप्टन हडसन है और ये बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण जानते हैं। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन इनका एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। मतलब औरंगजेब अंतिम ऐसा शासक था जिसका सत्ता कह सकते हैं कि एक ताकतवर था, लेकिन उसके बाद, इसकी मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी उस हिसाब से ताकतवर नहीं बन पाए। लेकिन चूंकि ये मध्यकाल में इतने लंबे समय तक शासन किए थे तो इनका महत्व यहाँ पे पहले से बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। यहाँ बहादुर शाह जफर यही मुगल साम्राज्य के कह सकते उत्तराधिकारी थे एक समय। और 1857 में जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय नेतृत्व के लिए एक हेड होना चाहिए, एक मेन होना चाहिए, तो इन्हीं को बनाया गया था। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में जाना जाता है। आगे जानते हैं कि जब ये विद्रोही ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था, जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। देखिए बड़ा ही कह सकते कि निंदनीय बात है।
उनके पिता के सामने उनके बेटों को, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया और इसके वजह से काफी आघात लगा और साथ ही कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने बोल दिया। मतलब जब ये हार गए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 ईस्वी में, तो इनको देश से बाहर निकलने का आदेश दे दिया गया और उनके सामने उनके बेटों को मार दिया गया। अब यहां देखिए चित्र 2, ये एक प्रकार का मानचित्र है। इसमें देखिए बता रहा है कि 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते, भारत कैसे पहुंचा जाता था, क्योंकि उस समय हवाई जहाज आज की तरह तो होते नहीं थे, तो लोग व्यापार वगैरह जो भी करते थे या अलग अलग उपमहाद्वीपों में आते थे तो समुद्री रास्तों का ही प्रयोग करते थे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ब्रिटिश आइसलैंड ऊपर है, ये सेंट हेलेना, केप ऑफ गुड होप करते हुए यहाँ ऊपर की ओर जाते थे, जहाँ बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि क्षेत्रों पर ये अपना व्यापार चलाते थे। कंपनी यानी बता रहा है और भी कई सारे उस समय आए थे, जैसे पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, इन लोगों के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया। देखिए बता रहा है कि जैसे अपने भारत में उस समय शासक होते थे, राजा होते थे, वैसे ब्रिटेन में महारानी हुआ करती थी जो एलिजाबेथ थी। उससे एक कंपनी ने ऑर्डर लिया कि हम वहां व्यापार करने जाना चाहते हैं, हमको इजाज़त दिया जाए। और इस इजाज़त से उन लोगों को फायदा ये था कि अगर उनको इजाज़त मिल जाएगा तो ब्रिटेन के और कोई क्षेत्र के, जैसे वहाँ ब्रिटेन में स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और भी कई छोटे छोटे क्षेत्र हैं, वे सारे यहाँ व्यापार करने के लिए नहीं आ सकते थे, इनको एकाधिकार प्राप्त हो जाता। इससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। हमने अभी बताया कि और इंग्लैंड की कोई भी कंपनी यहाँ पे लाकर इनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, इनसे कंपटीशन नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। मतलब जो चार्टर इनको मिला था महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, उस पेपर के थ्रू ये कहीं भी दूसरे क्षेत्र में जा सकते थे, दूसरे उपमहाद्वीप में, और नए जगह की खोज करके। आगे बता रहा है कि वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारियों कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक एक शब्द है, इसके बारे में जान लीजिए। एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती दाम पर खरीदकर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता था। वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पे प्रतिस्पर्धा से बचकर, मतलब कंपटीशन से बचते थे, एक दूसरे से होड़ नहीं लगाते थे और मुनाफा कमा सकते थे। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना भी हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकते थे। अगर इनका कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करे, कंपटीशन नहीं करे, तभी ये मुनाफा कमा सकते थे। अदरवाइज इन लोगों का कह सकते कि उस हिसाब से मुनाफा नहीं होता था। इसी वजह से इन्होंने एलिजाबेथ से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन वगैरह करवा लिया था और ये इस क्षेत्र का नए व्यापार के लिए यहाँ पे खोजे हुए थे। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। बता रहा है कि ये जो साइन करवाए थे इससे कुछ क्षेत्र तो नहीं आ सकते थे, लेकिन बाकी यूरोप के जो और देश थे इन सारे को तो ये रोका नहीं जा सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। आप चित्र में देख सकते हैं, ब्रिटिश ऊपर से इधर सेंट हेलेना होके कैप ऑफ गुड होप और उसके बाद बंबई, मद्रास, कलकत्ता आदि क्षेत्रों पे जब तक व्यापार करने के लिए जाते थे, तब तक ऊपर से ही पुर्तगाली लोग इधर अपना व्यापार के लिए गोवा में साम्राज्य खड़ा कर दिया था। उन लोग व्यापार करने कह सकते आ गया था। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दा गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री महासागर में मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। मतलब बता रहा है कि यहाँ पे शुरुआत में तो ब्रिटिश के इंग्लैंड वासी ही आए थे, कंपनी आई थी, लेकिन समय के साथ साथ 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का था वह आया। उसके बाद डच आए और फिर हिंद महासागर के कुछ क्षेत्रों पे व्यापार के तलाश में संभावनाओं में यहाँ पे फ्रांसीसी लोग भी व्यापार करने आ गया था। ये सारे यूरोपीय देश के लोग थे जो अपने कंपनी या खुद व्यापार के लिए आते थे। अब बता रहा है कि समस्या यह था कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी।
मतलब यूरोप में ये एक ही तरह की सामान यहाँ से खरीद के लेते थे और बेचते थे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा थोड़ा बढ़ गया था, जिसके वजह से मुनाफा इन लोगों को कम हो रहा था और जो यहाँ पे बेच रहे थे उन लोगों को लाभ ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि कंपनियां ज़्यादा खरीद रही थी। तो ज़्यादा खरीदने की वजह से कंपटीशन बढ़ गया था और वहाँ पे भी इन लोगों को मुनाफा उस हिसाब से बेचने पर नहीं हो रहा था, खरीदने पर यहाँ लॉस हो रहा था। इसलिए आपस में ही ये युद्ध के कगार पे आ गए थे। आगे हम लोग जानेंगे। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी। मतलब ये दो चीजों के लिए बहुत फेमस था अपना भारत का उपमहाद्वीप जो था, एक बारीकी सूती कपड़े और दूसरा मसाले में कई सारे जैसे काली मिर्च, लौंग वगैरह, इन सारे मसालों का जबरदस्त मांग को पूरा करता था भारत। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी, क्योंकि सारी जो उस समय पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटेन, ये सारे इसी समय खरीदते थे, तो कीमत तो इन सब की बढ़ने लगी और उससे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा, मतलब उन लोगों को फायदा कम होने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। मतलब हर चाह रहा था, सब कंपनी चाह रहा था कि हम इसको खत्म कर दे। लिहाजा बाजार पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। मतलब आपस में पहले ये व्यापार करने आए थे और ये होड़ की वजह से आपस में इन लोगों का लड़ाई शुरू हो गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी का जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारी चौकियों की किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। मतलब कह सकते हैं कि हर कंपनी एक दूसरे को इस तरह से परेशानी कर रहा था। ऐसे छोटे छोटे कई सारे औजार हथियार रखने पड़ते थे जिसके मदद से व्यापार कर पाते थे, अदरवाइज इन लोग बीच रास्ते में इन लोगों का व्यापार में बहुत हानि होता था। व्यापारियां चौकियों के किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाते थे, मतलब व्यापारी लोग इस तरह से सुरक्षित रहता था। अपनी बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार से मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। मतलब जहां ये व्यापार करते थे उसको किले बंद, मतलब चारों तरफ से बंद कर देते थे व्यापार के लिए, ताकि दूसरी कंपनी इन पे कुछ परेशान ना कर सके। जिसके वजह से जब ये किलेबंदी करते थे तो यहाँ के स्थानीय सरकार, क्यों कह सकते, जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो कई स्थानीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार उभर के आए हुए थे और इनको वजह से सब अलग अलग थे, तो इनको आपस में कह सकते हैं कि इनसे इन लोगों का टकराव होते रहता था कंपनियों से। कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। मतलब ये जो इस प्रकार का टकराव होता था, इससे व्यापार और राजनीति एक दूसरे को अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब या तो व्यापार कर सकते थे या फिर राजनीति कर सकते थे, दोनों काम कंपनी एक साथ कर नहीं सकती थी और इसी वजह से काफी सारा मुश्किल आ गया था। इसी के बारे में देखने बता रहा है कि आइए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से व्यापार शुरू करती है। सबसे शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से जब आती है तो बंगाल के कुछ क्षेत्रों में ही व्यापार करती है। बाद में ये धीरे धीरे इसका साम्राज्य फैलते जाता है। हम लोग आगे जानेंगे। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी की व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। मतलब जो व्यापारी होते थे, जो कंपनी में कुछ व्यापार करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, ये सारे व्यापारी हुगली नदी के किनारे ही अपना व्यापार चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। मतलब जिनको आज हम लोग व्यापारी कहते हैं आज के भाषा में, उस समय उन्हें फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस होता था जहां निर्यात होने वाले चीजों को जमा किया जाता था। मतलब जो जो यहाँ खरीदा जाता था सब एक जगह पे जमा करके रखा जाता था और बाद में यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे और उस कंपनी में जो अफसर वगैरह होते थे, इसी निर्यात वाले सामान के पास इन लोगों का जो गोदाम होता था उसी के पास इन लोग बैठता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों की फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। मतलब जैसे जैसे इन लोग का व्यापार फैल रहा था कंपनी का, वैसे कंपनी जो होते हैं वो सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसाने लगे। जो सौदागर होते थे जो खरीदने आते थे और व्यापारी जो खरीदते थे सामान, इन लोगों को अपने आसपास बैठाने लगे ताकि कंपनी का मुनाफा हो सके। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। मतलब ये जो सौदागर और व्यापारी थे, इन लोगों को जब अपने आसपास बसाया तो इन एक क्षेत्र में समझिए तो किले बंदी करना शुरू किया। चारों तरफ से घेरा हुआ बाउंड्री जैसे होता है उस हिसाब के करना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों में जमींदारी भी खरीद ली। मतलब जो जमींदारी प्रथा थी, जो जमींदार को टैक्स चुकाना पड़ता था, वो पैसा दे देकर इन लोग जमींदारी खरीद लिया ताकि यहां से कर वगैरह भी ले सके और उस क्षेत्र, उस जो जमीन पे है उस पे इन लोग अपना साम्राज्य स्थापित कर पाए, अपनी कंपनी का और भी प्रोडक्शन कर पाए।
अब उन 3 गांवों में एक गांव कालीकत्ता था जो बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। मतलब कह सकते हैं कि जब कोई कंपनी आज भी हमारे देश में आती है तो सरकार को टैक्स देती है यहाँ व्यापार करने के बदला। लेकिन उस समय औरंगजेब जो उस समय का शासक था उसको अंग्रेज व्यापारियों ने मना लिया था कि अब यहाँ पे हम लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़े, कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़े। फरमान का मतलब एक प्रकार से शाही आदेश होता था जो राजा द्वारा उस समय भारत में सुल्तान लोग आदेश जारी करता था कि इस फरमान के आधार पे कि अब वो किसी को टैक्स वगैरह नहीं देंगे। तो इसीलिए यहां पे बता रहा है कि ऐसा फरमान भी जारी करवा लिया था औरंगजेब से इन अंग्रेजों ने। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। मतलब जो ये ब्रिटिश कंपनी थी ये ज्यादा से ज्यादा रियासतें यानी ज्यादा से ज्यादा जगहों पे अपना कब्जा करना चाहती थी जिससे व्यापार इन लोगों का बढ़े और पहले से जो मौजूद अधिकार थे, जो इन लोगों को अधिकार यहाँ कंपनी को मिलता है और इन अधिकारों को ये ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगे हुए थे। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। मतलब जो कंपनी थी केवल उसी को ऐसा अधिकार था कि वो शुल्क नहीं चुकाए। बाकी जो कंपनी के जो अफसर थे निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी। अगर कंपनी के लिए काम करो तो कंपनी का कोई टैक्स नहीं जाता था, लेकिन अगर अपना पर्सनल इन लोग व्यापार वगैरह करता था इसके लिए सर वहां के राजा को टैक्स देना पड़ता था। जिसके वजह से बता रहा है कि लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। मतलब ये जब टैक्स नहीं देने लगे, जमींदारी सारा जमीन वगैरह रख लिए थे व्यापार के मामले में, तो यहाँ जमींदारी व्यवस्था से काफी सारा राजस्व नहीं आ पा रहा था। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। मतलब सरकार का तो उसी से चलता है, कर से ही उनका सारा साम्राज्य चलता था। अब वो आ नहीं रहा था तो वे इसका विरोध करने लगे जो मुर्शिद अली खान थे, कुली खान थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ चित्र 3 यहाँ नीचे की ओर देख सकते हैं कि ये मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र 1867। इस देखिए बंदरगाह के किनारे यहाँ जहाजों से सामान वगैरह लाया जा रहा है और ये स्थानीय नौकाओं से इस क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है। इस तरह का चित्र बनाया हुआ दिख रहा है। अब जानेंगे, चूंकि ये कर वगैरह देते नहीं, व्यापार से युद्धों तक। अब ये व्यापार करते थे लेकिन अब इनके साथ युद्ध की स्थिति आ गई थी। अब राजा लोग जो क्षेत्रीय राजा थे जहां जहां ये व्यापार करते थे वे राजा इनसे उलझने लगे और कंपनी भी इनसे उलझने लगी। यहीं पे हम लोग जानेंगे कि व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। मतलब जो बंगाल के नवाब थे, वहां के जो शासक थे उस समय नवाब बोला जाता था, और कंपनी, इन दोनों के बीच आपस में झगड़ा बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। मतलब औरंगजेब मरा तो बंगाल के नवाब अब दिल्ली से उस हिसाब से संबंध रखते नहीं थे और अपना ताकत दिखाने लगे। उसी समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थितियों में भी ऐसी ही थी। मतलब और भी जो क्षेत्रीय राजा लोग थे, कह सकते छोटे छोटे टुकड़े वाले राजा, ये भी अपना इसी तरह ताकत दिखाने लगे थे। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। पहले मुर्शिद कुली खान थे, उसके बाद अली वर्दी खान बने और उसके बाद सिराजुद्दौला। ये 3 शासक बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। मतलब जो कह सकते हैं कि प्रकार से बहुत सारे अधिकारों को काट दिया था। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से न जाने मांगे। मतलब कि अगर व्यापार आपको यहाँ करना है तो हमको यहाँ टैक्स चुकाना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे वगैरह उपहार देना पड़ेगा। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। मतलब आप अपना सिक्का वगैरह नहीं बना सकते हैं। और उसकी किलेबंदी को बढ़ने से रोक दिया। जो किलेबंदी इन लोग किए हुए थे व्यापारियों और सौदागरों के लिए, उसको भी इन लोगों ने रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही। मतलब दलील वगैरह दिया कि तुम लोगों की वजह से हम लोगों का राजस्व कम हो गया, तुम लोग सारा जगह पे कब्जा कर लिए हो। नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। मतलब जो नवाब वगैरह थे, जो उस समय बंगाल के शासक थे, उन्हें नवाब कहा जाता था। और साथ ही जो उनके अधिकार क्षेत्र में काम करते थे उनके अधिकारियों को भी ये कंपनी ने काफी खराब खराब चिट्ठियां वगैरह लिखी, गलत अपमान किया था। जिसके वजह से क्या हुआ कि कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। मतलब कंपनी ऐसा मानती थी कि अपने तरह के लोग, व्यापारी, सौदागर, उसको एक किलेबंदी, सेना, ये सारे चीज जब हम रखेंगे तो मेरा व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा। वे गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों का परिणति प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। अब यहां जानते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में, जो अंग्रेजों और
सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था, यानी कंपनी को डर लगता था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसे कठपुतली नवाब चाहती थी। कठपुतली का मतलब जान लीजिए, यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह का राजा ये चाह रही थी कि कंपनी की बातों को सुने और ऐसा राजा होगा तो कंपनी को फायदा होगा, ऐसा नवाब चाहती थी बंगाल में, जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने के आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों, मतलब जो उनके खिलाफ थे, उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। यानी 3 बातें बोला कि टांग वगैरह नहीं अड़ाए, यानी हमारा ये साम्राज्य है, इस साम्राज्य में किसी और को हमसे नहीं प्रतिद्वंदी बनाए, साथ ही टैक्स वगैरह सही समय पे दे, राजस्व चुकाए, और जो किलेबंदी कर रहा है व्यापारी और सौदागरों के लिए उसको भी बंद करो। इस तरह की जब बातें बोला तो दोनों पक्ष पीटने हटने को तैयार नहीं हुए। दोनों पक्ष मतलब सिराजुद्दौला और उधर लोग आपस में झगड़ने के तैयार थे। अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पे हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पे ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिया और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। मतलब सब चीज इस तरह से घेर वगैरह लिया, उन लोगों का गोदाम वगैरह बंद कर दिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पे कब्जे के लिए उधर का रुख किया। यहां एक बात और भी बता रहा है कि आप जानते थे, क्या आप जानते हैं कि पलासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया था। इस जगह की पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसको अंग्रेजों ने पलासी बोल दिया था। मतलब पलासी था और इसको पलासी अपने हिसाब से लोग बदल दिया था। अब आगे फिर से इधर जानते हैं। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइवा के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े को भी मदद मिल रही थी। देखिए यहां हम बताए थे शुरुआत समय में कि इन लोगों ने 3 जमींदारी व्यवस्था खरीदी थी, एक कलकत्ता, एक मद्रास, और आगे उसके बारे में बताएंगे। अब देखिए बता रहा है कि जब बंगाल पे इन लोगों का अधिकार हो गया सिराजुद्दौला का, तो मद्रास से सेना जब चली तो नवाब के साथ लंबे समय तक सौदाबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइवा ने पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइवा ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। बता रहा है कि सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइवा के साथ युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया बाद में, और इसका सबसे बड़ा कारण था सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसी ने ही ये सारी काम किया था। मतलब वो रॉबर्ट क्लाइवा से जाके मिल गया था। रॉबर्ट क्लाइवा उसको बोला था कि अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे, और उसको लालची बना दिया था। अब देखिए यहाँ ऊपर आप चित्र देख सकते हैं, चित्र 5 में महान्यायालय कच्छ, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। यहाँ जो ये ऊपर कच्छ आपको दिख रहा है ये चित्र में, ये एक ऐसा कमरा था जो महान्यायालय था, जैसे आज के समय में अदालत होता है, बड़ा सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, ये उस समय का था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइट्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है, मतलब इस तरह से बैठक वगैरह होता था ब्रिटेन में। अब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं चित्र नंबर 6 सिराजुद्दौला का चित्र है। आगे जानते हैं संपन्नता का आश्वासन। स्रोत 1 में देख सकते हैं कि इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। मतलब इंग्लैंड के जो लोग थे, वो जो इंडिया में यहाँ एक कंपनी थी उसको वहां के शासन करने वाले लोग महत्वाकांक्षा से देखते थे। मतलब यहाँ से कुछ उम्मीद करते थे कि कंपनी उनको ब्रिटेन में कुछ ला कर दे भारत से, और अविश्वास से भी देखते थे, मतलब इनको भरोसा भी नहीं होता था। पलासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइवा ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूं कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूं कि क्या सालाना 20 लाख ऑस्ट्रेलियन की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो।
अब फिर से हम लोग इधर प्लासी के युद्ध पे आ जाते हैं कि प्लासी का युद्ध शुरुआत में बंगाल पर ये सिराजुद्दौला जीत जाते हैं, लेकिन बाद में फिर मीर जाफर इन्हीं का एक सेनापति के वजह से ये युद्ध में हार जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइवा का नेतृत्व में जब होता है, अंग्रेजों द्वारा रॉबर्ट क्लाइवा रहते हैं और इधर ये सिराजुद्दौला रहते हैं, तो आपस में मीर जाफर की वजह से हार जाते हैं। अब यहाँ फिर से जानते हैं प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। मतलब सबसे पहला जीत कंपनी को इसी समय युद्ध में हुआ था, यह इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी, मतलब वो शासन नहीं करना चाहती थी। यहां से उसका एक ही मकसद था, व्यापार करके अधिक से अधिक मात्रा में मुनाफा कमाना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी, उसका मूल उद्देश्य था व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। मतलब यहाँ एक बात बता रहा है कि अगर ये सब काम आसानी से हो जाता तो स्थानीय सरकारों से इन लोग उलझता भी नहीं, अपना काम इन लोग को केवल मुनाफा कमाना था, फायदा क्या। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है, कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते हैं। आखिरकार उन्होंने भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था, जिस कारण से कंपनी की बातों में ये भी आनाकानी करने लगे। तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई, प्लासी के युद्ध के बाद फिर दूसरा 1764 में बक्सर की लड़ाई मीर कासिम के साथ होता है और उसको भी हराना पड़ा। उससे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। मतलब जो पहले मीर जाफर नवाब था उसे फिर से नवाब बना दिया गया। इस प्रकार अभी तक दो युद्ध हो चुके थे अंग्रेजों के प्रति, एक कह सकते हैं प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर की लड़ाई। अब आगे जानते हैं। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। मतलब ये जो कठपुतली शासक था, अब कंपनी को ही उल्टा इसे पैसा देना पड़ता था। अभी तक कंपनी आनाकानी करता था पैसा देने में या फिर कुछ कुछ देता भी था, लेकिन अब उल्टा चूंकि इसको यही कंपनी के लोगों ने ही, अंग्रेज अधिकारियों ने ही इसे शासक बनाया था, जिसके वजह से कंपनी ने बोला कि अब तुमको हर महीने हमको 5 लाख रुपये देना है। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। मतलब अब जब मीर जाफर मर जाता है तो इन कंपनी का इरादा भी बदल गया था। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइवा ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। मतलब अभी अपने आप में अब इन लोगों का व्यापार से मन हटने लगा था, अब राजनीतिक क्षेत्र में आ गए थे और व्यापार के साथ चाह रहे थे कि अब यहाँ के नवाब भी हम ही बने, और ऐसा हुआ। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान हम उसे कहते हैं जो राजस्व कर वगैरह लेता है। उस समय दीवानी और फौजदारी दो अधिकारी मुख्य होते थे मुगल प्रांत में, हमने जाना था पीछे क्लास 7 में। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। मतलब जब दीवानी उसे मिल गया तो कंपनी का बहुत बड़ा राजस्व संसाधन कर सकते, जो टैक्स वगैरह आता था इस पे बहुत बड़े पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी के शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। मतलब अपने क्षेत्र से जो ये सोना चांदी लाते थे उसी के बदले खरीदना पड़ता था। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। ब्रिटेन में ऐसा कोई चीज नहीं बनता था जिसको भारत में लाकर बेचा जाए। इसी वजह से वे वहां से सोना चांदी इन लोगों को देते थे और बदले में इन लोग यहाँ पे सूती कपड़े और मसाले वगैरह देते थे। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। मतलब प्लासी का जब युद्ध हुआ तो ये सोने वगैरह की स्थिति थोड़ा कम हो गई, और जब यहाँ कह सकते हैं कि भारत से जब इन लोगों को आमदनी होने लगा, यहाँ का दीवानी मिल गया, तो अब तो इन लोगों को वहां से सोना वगैरह को जरूरत ही नहीं था, कोई जरूरत नहीं, यहीं से लाते थे और यहीं पे कर देते थे। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण लागत उठा सकती थी। मतलब बहुत सारे काम कर सकती थी। जो कंपनी से जो इनकम आता था कमाई, उससे अपने फौज जो अपना सैनिक रखते थे उसको संभाल सकते थे, किलों और दफ्तरों का निर्माण
कर सकते थे, सूती और रेशमी कपड़े खरीद सकते थे, मसाले खरीद सकते थे और उन मुनाफा कमा सकते थे। मतलब यहीं का पैसा यहीं से सामान खरीदे, कच्चा माल भी यहीं का ले और उससे मुनाफा कमाए। आम का आम गुठली का दाम, इस तरह का इस लोगों के साथ स्थिति आ गया था। अब देखिए यहाँ स्रोत 2 में आप देख सकते हैं नवाबों की शिकायतें। एक बात और आया है कि 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में कुछ यह कहा था। बंगाल के एक नवाब थे 1733 में, उन्होंने यह कहा था कि जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दिया जाए। यहां पे जो पहली बार बता रहा है ये अंग्रेजों के बारे में बोल रहा है। आगे बता रहा है कि उन्हें वहां जमीन तो मिल गई पर उन्होंने तो वहां मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए गए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात की थी। तोप मतलब जिससे गोला बारूद निकलता है। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। मतलब टैक्स वगैरह भी यहीं के लोगों से ले रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोते हैं। मतलब गुलाम बनाकर उन्हीं से काम करवाते हैं, उन्हीं से पैसे लेते देते हैं। ऐसा नवाब ने शिकायत में लिखा था। अब यहां जानते हैं कि कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। जो नवाब होता था उन्हीं को अंग्रेजों ने थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप दे दिया और उनको नवाब बोलने लगे, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइवा ने खुद निर्णय लिया था कि अब यहाँ का राजनीतिक सत्ता भी हम ही लोग संभालेंगे, क्योंकि कठपुतली सरकार हमारी बातें पूरा सुनती नहीं है, आनाकानी करती है और बगैर राजनीतिक सत्ता नियंत्रित किए यहाँ पे व्यापार करना बड़ा ही मुश्किल है। जिसके कारण कंपनी के अफसर लोग ही, अधिकारी लोग अब यहाँ नवाब बन बैठे थे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। सत्ता कह सकते हैं कि जो पूरा राज साम्राज्य था और ताकत थी कि साम्राज्य को चला सकते थे। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी को हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। मतलब जितने भी कर्मचारी इसमें थे, जितने अधिकारी लोग थे, ये सब अपने आप को नवाब मानने लगे थे। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पे जमीन और बहुत सारा पैसा दे। मतलब जब पलासी का युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेज लोग जब जीते तो बहुत सारे जो नवाब वगैरह थे उन लोगों को बाध्य कर दिया इन ऑफिसरों ने कि हम लोगों को वो तोहफा लाए, बहुत सारा जमीन दे, पैसा दे। ऐसा अंग्रेज ऑफिसरों ने करना शुरू कर दिया। खुद रॉबर्ट क्लाइवा ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, जो अभी का चेन्नई है, आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, मतलब भारत से जाने लगा, तो यहां उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचारों को खत्म करने का काम सौंपा गया था। मतलब कह सकते हैं कि 2 बार ये शासनकाल किया और इतना सारा पौंड इसके पास संपत्ति हो गया था। और उसके बाद वहां के जो गवर्नर थे, इसको यहां का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए काम सौंपे हुए थे। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकुत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगे, उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। मतलब बरी हो गया, वहां सफाई तो दिया और बरी भी कर दिया उसको जो अदालत थी, लेकिन वो आत्महत्या कर लिया। कंपनी के सभी अफसर क्लाइवा की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। मतलब बता रहा है कि कंपनी में और भी बहुत सारे अफसर लोग आए और सब इस तरह से भ्रष्ट नहीं थे और सब उस प्रकार से संपत्ति नहीं जमा कर पाए जितना रॉबर्ट क्लाइवा ने किया। कुछ तो ऐसे हुए कि कम उम्र में ही बीमारियों वगैरह के कारण यहाँ पे मर गए। उसके बाद बता रहा है कि उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। मतलब कुछ तो भ्रष्ट और बेईमान को मानना कह सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी थे जो बहुत ही साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वह भारत में ठीक ठाक पैसे कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। मतलब ब्रिटेन में इन लोगों को, इंग्लैंड में जाके इन लोगों को नवाब कहा जाता था। और यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। मतलब जिसको भारत में कहा जाता था उसी को अंग्रेजी भाषा में वहां नवाब बोला जाता था। उन्हें लोग अक्सर नए, अमीरी और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब देखिए यहाँ स्रोत 3 दे रहा है, एक जानकारी और दे रहा है कि क्लाइवा खुद को कैसे देखता था।
क्लाइवा अपने आप को कैसा मानता था इसके बारे में बता रहा है। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइवा ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद जब यहाँ पे शुजाउद्दौला को हराया था तो सारा साम्राज्य और सारी संपत्ति तो इसी के हाथ में आ गई थी। इसने बताया कि उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उसने कहा था कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पे चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, मतलब मैं अगर चाहूं तो उस साम्राज्य को खत्म कर सकता था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे को गिरेबान खींच रहे थे। मतलब कह सकते जो महाजन होते थे, जो मुगल साम्राज्य को उस समय देते थे संपत्ति वगैरह, वो सब इनकी मुस्कुराहट के लिए वेट करते थे, प्रतीक्षा करते थे। मैं ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ ज्वारत थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संयम को देखकर खुद हैरान हूं। मतलब इतना सारा संपत्ति मेरे पास था लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं किया और आज मुझे संसद भवन में लाके, कह सकते कि अदालत में लाके ऐसे परेशान किया जा रहा है, ऐसा उसने कहा था। यहां देखिए आपको एक गतिविधि भी दे रहा है, एक काम दे रहा है कि सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं, मतलब एक जवान हैं, अभी अभी ऑफिसर बने और कुछ महीने के लिए भारत आए हैं। अब इंग्लैंड में रहने वाली अपनी मां के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपने ऐशो आराम भरी जिंदगी के बारे में बताएं और उसकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। मतलब जब वो ब्रिटेन में था, इंग्लैंड के क्षेत्र में, तो वहां पर उसको कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था और जब यहाँ पे वो अधिकारी बन के आए तो उनको क्या क्या ऐशो आराम मिल रहा है, इस बारे में आप, अगर आपको ऐसा राजा बना दिया जाता तो आप क्या क्या लिखते, ये अपने अनुभवों को लिखने बोल रहा है। तो उस समय कह सकते कि अनुभव में तो काफी सारा धन संपत्ति समृद्ध हुआ था, लेकिन एक बात और था कि यहाँ के स्थानीय सरकारों से, यहाँ के स्थानीय नवाबों से उलझना पड़ता था, जिसके वजह से काफी परेशानियां भी आती थी और इन लोगों को इस तरह से दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें भी आती थी और बहुत सारे फायदे भी थे। अब हम लोग फिर से आ जाते इधर नए बात पे, कंपनी का फैलता शासन। धीरे धीरे अब कंपनी का साम्राज्य काफी फैल रहा था, शासन व्यवस्था भी फैल रही थी। यदि हम 1757 से, यानी 1757 प्लासी का युद्ध और 1857 प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो युद्ध किया गया था, जिसमें बहादुर शाह जफर के बारे में हम लोगों ने पहले ही जाना था। अब यहां पे जानते हैं कि बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राजाओं पे कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का सीधा अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। मतलब बता रहा है कि सीधे सीधे किसी क्षेत्र को युद्ध करके हराया नहीं और सीधे जैसे पहले के राजा लोग करते थे वैसा इसने नहीं किया था, बल्कि ये पहले वहां पे जाते थे, उनसे करते थे, धीरे धीरे कह सकते हैं मानसिक तौर पे उसे परेशान करते थे और फिर राजनीतिक क्षेत्र पे कब्जा करते थे, आर्थिक क्षेत्र यानी कर वगैरह अपने वसूलने लगते थे और कूटनीतिक मतलब एक दूसरे पर फूट डालते थे, कूटनीति बना के कुछ ऐसा ऐसा नीति बनाते थे और इस तरह से वहां पे ये साम्राज्य अपना नियंत्रण हासिल करते थे, वहां पे व्यापार करते थे और जरूरत पड़ता था तो फिर वहां पे शासन व्यवस्था भी संभालते थे। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। मतलब जब बक्सर की लड़ाई हुआ मीर कासिम के साथ 1764 में, तो इसने कंपनी ने भारतीय रियासतों में भारत के जितने भी क्षेत्र थे उन सारे को रियासत बोला है। इसमें अपने अधिकारी जिनको रेजिडेंट बोलता था तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। मतलब जो ये रेजिडेंट तैयार किए गए थे, तैनात किए गए थे, इनका काम था कि कंपनी को फायदा दिलाए और उसे आगे बढ़ाए। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राजाओं के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। मतलब एक प्रकार से कह सकते थे कि शासन व्यवस्था उनके हाथों में चली गई थी, पावर जो था वो उन्हीं के हाथों में था। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। सहायक संधि मतलब उनसे बदले में पैसे लेते थे। जो रियासतें इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। मतलब जब सहायक संधि के बारे में वो मान लेते थे, साइन कर देते थे प्रस्ताव पे, तो वो अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे। बदले में हर उस कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। मतलब कंपनी उसको सेना देती थी सुरक्षा के लिए और उनसे सारी सेना ले ली जाती थी। साथ ही कह रहा है कि सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। मतलब जो सहायक सेना इनको मिलता था, जो यहाँ के नवाब वगैरह होते थे, कंपनी को इनको पैसा देना पड़ता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, मतलब अगर नहीं पैसा दे पाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। मतलब ये नया तरीका था उन लोगों को साम्राज्य में जगह क्षेत्र को अपनाने का।
इस तरह से क्या होता था कि जुर्माने के तौर पर ये कंपनी उनको सारा साम्राज्य रख लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली ने गवर्नर जनरल जो थे 1798 से 1805 तक यहाँ गवर्नर बने थे, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे, मतलब पैसा नहीं दे पाए थे। इस आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन ले गए, मतलब हैदराबाद के भी इसी तरह सहायक संधि पर साइन करवाया गया। और बाद में जब यहाँ के राजा पैसा नहीं दे पाए, यहाँ के नवाब पैसा नहीं दे पाए, तो बदले में अपना साम्राज्य का बहुत सारा क्षेत्र उन लोगों को देना पड़ा। देख सकते हैं आप चित्र 7 जो ऊपर देख रहा है, अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़ा नवाब सुजाउद्दौला, टीली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र, तैल 1772। ये 1772 का चित्र है जो कि उनके बेटे के साथ बना हुआ है। सुजाउद्दौला और ब्रिटिश रेजिडेंट इसके साथ खड़े हुए हैं। यहां बता रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद, जब बक्सर का लड़ाई हुआ था, संधियों के फलस्वरूप नवाब सुजाउद्दौला के ज्यादातर अधिकार छीन गए थे, लेकिन यहां वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकात के साथ दिखाई दे रहे हैं। मतलब काफी सारा इनका सारा चीज छीन चुका था, लेकिन फिर भी शानो शौकात में यहाँ पे ये दिख रहे हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं स्रोत 4, मतलब चौथा जानकारी ये मिलता है कि रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अफसरों को रखती थी, वो क्या क्या उनके पास क्या क्या ताकत होता, क्या पावर होता था, इसके बारे में बता रहा है। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था। देखिए क्या कहा है, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। रियासत मतलब जो यहाँ कंपनी इन लोगों को जिस क्षेत्र में भेजती थी वहां का ये राजा होता था, क्योंकि उस समय तो सारा पावर कंपनी के पास ही था। जैसे मुगल साम्राज्य था और मनसबदार बनाया था, वैसे कंपनी ने रेजिडेंट बनाया था। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा का मतलब निर्देश कर सकते, एक प्रकार से ऑर्डर जैसे दिया जाता था। यहाँ पे बता रहा है कि तहत काम करने का छूट देते थे, मतलब उसको कोई निर्देश वगैरह नहीं देना, वो अपने मर्जी से काम करता हो, जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है, मतलब गुलाम रहता हो, अधीन दूसरे के ऊपर रहता हो। यहाँ पे अधीनस्थ का मतलब दब्बूपन बता रहा है, जो दूसरे पर निर्भर रहता हो। तो यहाँ पे दूसरे पर निर्भर का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर अगर निर्भर हो तो ऐसे कंडीशन में बता रहा है। और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता हो, चीजें आराम से चलती रहे, शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। इस तरह से जेम्स मिल ने 1832 में लिखा था। और इन लोगों का सारा डिसीजन कह सकते हैं कि रेजिडेंट लोग ही रखता था। कंपनी से हर क्षेत्र में एक रेजिडेंट भेजा जाता था और यही रेजिडेंट कंपनी को लाके इन्फॉर्म करता था कि वहां का सरकार, यहाँ का राजा कैसा स्थिति है। आगे जानते हैं हम लोग टीपू सुल्तान सैरे मैसूर। अब हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया, मतलब सामने सामने युद्ध का स्थिति अपना दिया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझ जाती है। देखिए आप चित्र 8 में देख सकते हैं, यह टीपू सुल्तान था, इसी से युद्ध किया। बाद में हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799, मतलब हैदर अली का बेटा था सुल्तान, टीपू सुल्तान। इन्हीं दोनों के बारे में बताया कि जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। मतलब ये टीपू सुल्तान जो था, ये चंदन वगैरह की लकड़ी होता था, काली मिर्च और इलायची, ये सारा चीज को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया, मतलब जो स्थानीय सौदागर थे, वहां के लोकल जो मार्केट के थे, उन लोगों को रोक दिया कि कंपनी के साथ आप लोग व्यापार नहीं कर सकते। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। मतलब कह सकते हैं कि अब इन लोगों का आपसी युद्ध नहीं रह गया था, अब अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ भी झगड़ा शुरू हो गया था। फ्रांसीसी लोग क्या किया कि टीपू सुल्तान के साथ मिल गया और अंग्रेजों के प्रति उन लोगों ने यहाँ की सेना को आधुनिकीकरण कर दिया। कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान के सेना अब आधुनिक हो गए थे, उनके पास तोप, बंदूक आदि आ गए थे और इससे अंग्रेजों के सैनिकों से ये आसानी से लड़ सकते थे। यहां चित्र 9 आप देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डैनियल आर्म द्वारा चित्रित 1793, ये डैनियल आर्म द्वारा बनाया गया है, जिसमें टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में लाया गया है कॉर्नवालिस के सामने। ये भी एक गवर्नर बने हुए थे। यहाँ बता रहा है कि कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था।
मतलब कंपनी की जो फौज होती थी उसको हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान कई बार युद्ध में हराया, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। मतलब इनका टीपू सुल्तान का हैदराबाद के निजाम के साथ, मराठों के साथ और कंपनी, इन तीनों का जब प्रहार हुआ अलग अलग समय पे, तो इनको इन लोगों के साथ संधि करनी पड़ी। समझौता एक प्रकार से कह सकते हैं। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों के बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों को तस्वीर बनाने में मजा आता था, जो चित्रकार लोग होते थे जिनसे अंग्रेजों की सत्ता की विजयी दिखाई देती थी। ये अंग्रेजों को जहां लगता था कि ऐसा चित्र जिससे अंग्रेजों का सत्ता विजयी हो रहा है, तो ऐसे चित्रों को ब्रिटिश चित्रकार बहुत बढ़िया से बनाते थे। और इसी तरह का यहाँ एक चित्र है। आप देखिए, बता रहा है कि सुल्तान के इन कदमों से, मतलब बता रहा है कि जब ये फ्रांसीसी लोगों से मिल गए थे और सेना का आधुनिकीकरण किए टीपू सुल्तान, तो इससे सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए और उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते हैं, ऐसा मानने लगे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, जैसे 1767 से 69 में, फिर 1780 से 84 में, फिर 1790 से 92 में, और अंतिम फिर हुआ 1799 में। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। मतलब जब आखिरी 1799 में हुआ तो उसमें कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पूरे ओडियार राजवंश वहां का था उसके हाथों में चला गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई, मतलब बदले में कंपनी को पैसा देंगे। जो वहां ओडियार राजवंश संभाल रहा था उसको कंपनी को पैसा देना पड़ता था, ऐसा ही होता था सहायक संधि। अब यहाँ टीपू की एक कहानियां दी हुई है। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से बनती है, मतलब लोगों से बनती है कि राजा कैसा है, अच्छा खराब। प्रचलित किस्सों में से उनकी ताकत का खूब असगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई, मतलब तलवार कह सकते हैं। फिर भी टीपू ने निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया, आखिरकार कटार उठा ली और अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। मतलब कह सकते हैं जब उस शेर को मार गिराया, उनका तलवार भी काम नहीं किया, बंदूक भी काम नहीं किया और फिर अंतिम में किसी तरह अपने कटार को उठाए हुए तलवार को और उसने मार गिराया शेर को, तब से उसे शेर मैसूर कहा जाने लगा। उनकी राजसी झंडे में भी शेर की तस्वीर ऊपर होती थी। अब यहां एक चित्र और दे रहा है, चित्र 10, टीपू का खिलौना शेर। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौनों की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। अब हम लोग जानेंगे मराठों से लड़ाई। हमने सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले प्लासी का युद्ध देखा सुजाउद्दौला के साथ, फिर मीर कासिम के साथ बक्सर का युद्ध हुआ, फिर टीपू सुल्तान के साथ युद्ध हुआ अंग्रेजों का, और अब उसके बाद मराठों के साथ इनका झड़प कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले यहाँ एक ऊपर सवाल कर रहा है गतिविधि। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 पुराने अखबार मिलते हैं और एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए, मतलब किस तरह से लिखा गया होगा। तो कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जो लिखा गया होगा, अंग्रेजों के तारीफ में बताया गया होगा कि टीपू सुल्तान मारा गया, अंग्रेज अफसरों ने उसे बंदी बना लिया और उसके बाद मार दिया। और यहाँ पे लिखा गया होगा कि बहुत दुख की बात है कि यहाँ के शासक जो साम्राज्य संभालते थे वो इतने बहादुर नवाब मारे गए। इस तरह से सुर्खियां हो सकता है। अब हम लोग मराठों के बारे में जानते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिरी से कंपनी मराठों की ताकतों को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। मतलब जब 18वीं शताब्दी के आखिरी समय था तो कंपनी जो थी वो मराठों की शक्ति को भी कमजोर करना चाहती थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली में देश को शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। मराठों का दिल्ली में शासन नहीं हो पाया क्योंकि पानीपत के युद्ध में ये हार गए थे औरंगजेब के साथ।
जिसके कारण से यहाँ पे आगे बता रहा है कि उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। जब मराठा का सपना चूर चूर हो गया तो उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। हालांकि ये सब एक ही साथ थे, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों पर ये शासन करते थे। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी का मतलब यहाँ जान लीजिए गठबंधन होता है, जहां पे कई सारे क्षेत्र आपस में मिलकर साम्राज्य चलाते हैं और उन लोगों पे निर्णय ब्यौरा वगैरह करते हैं, जैसे आज के समय में गठबंधन सरकार होती है। यहां बता रहे कि पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। जो पेशवा होता था ये पूरे का हेड होता था, जो सैन्य शक्ति और प्रशासन व्यवस्था को हेड कर सकते हैं, और पुणे में रहता था। मतलब इन सारे जो कह सकते हैं कि होलकर का साम्राज्य था, सिंधिया का, गायकवाड़ का, भोसले का, इन सब का हेड जो था वो पुणे में था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। मतलब यहाँ दो लोगों के बारे में बता रहा है। ये दोनों प्रसिद्ध शासक योद्धा भी थे और राजनीति का भी बढ़िया ज्ञान रखते थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिससे कोई पक्ष नहीं जीत पाया। मतलब सालबाई संधि में कोई पक्ष जीता नहीं। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। मतलब इसमें कह सकते हैं कि मराठों को थोड़ा सा क्षति हुआ और कई सारे क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन को भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। इस प्रकार तीसरे युद्ध में मराठा शक्ति पूरे तरीके से समाप्त हो गई थी। ये जो मराठा कह सकते हैं एक शब्द है, लेकिन ये कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रों से मिलकर बनी थी, जिसके कई सारे शासक थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले आदि, और अलग अलग जगहों पे ये लड़े हुए थे। लेकिन तीसरे युद्ध में ये सारे खत्म हो चुके थे। अब आगे बता रहा है, यहाँ चित्र 11 देख सकते हैं। ये लॉर्ड हेस्टिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे, इनका यहाँ चित्र दिया हुआ है। अब सर्वोच्चता का दावा, मतलब कि सबसे ऊंचे हम हैं, सबसे सर्वोच्च है, क्योंकि इन लोगों के पास लगभग बड़े बड़े साम्राज्य के जो क्षेत्र थे, बड़े बड़े राजा थे उस समय के, वो सारे पे इन लोगों का अधिकार हो चुका था। इसलिए इन लोगों ने अपने आप को सर्वोच्च माना कि हम लोग सबसे ऊंचे हैं। आइए जानते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी के शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल पड़ी थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। सर्वोच्चता मतलब सबसे ऊंचे, सबसे महान हम ही है। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों के अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने में अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। मतलब वो धमकी वगैरह भी देते थे कि हम ही सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, हम में आकर मिल जाओ। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कितूर, फिलहाल कर्नाटक में है, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कितूर स्थित संगौली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा सम्मेलन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध की ऐसी कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। मतलब बता रहा है कि जब ये बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए थे, राजाओं को इन लोगों ने परास्त कर दिया था, तो अब ये कर्नाटक के एक क्षेत्र पे, छोटे से क्षेत्र को कब्जा करने गए, तो वहां इनका रानी चेन्नम्मा से मुलाकात हुआ, जो इनके प्रति विद्रोह कर दी, जो 1824 में हुआ। और 1824 में फिर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया और 1829 में उनकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। बाद में एक चौकीदार इनका प्रतिरोध जारी रखता है, लेकिन वो भी एक समय के बाद अंग्रेज उसे 1830 में एक साल बाद फांसी पर लटकाकर खत्म कर देते हैं। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, किट्टूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति, उन्हीं के याद में ये मूर्ति बनाया गया है। आज भी ये चित्र 12 में आप देख सकते हैं। अब जानेंगे 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। मतलब रूस के प्रभाव जो उस समय थे कुछ ज्यादा ही फैला हुआ था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को अपनी चपेट में ना ले ले। मतलब पश्चिमी भाग से, उत्तर पश्चिमी भाग से आकर भारत को अपने नियंत्रण में ना ले। इसी डर के चलते
अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पे भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। मतलब साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर तो कर ही लिए थे, लेकिन उत्तर पश्चिम पे अभी इनका अधिकार नहीं था, उस पर भी ये नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 तक के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी, जो आज एशिया है। एशिया का जो अफगानिस्तान क्षेत्र है उस समय भारत का ही क्षेत्र हुआ करता था, और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी, यहां महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई, और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया। मतलब मराठों के बाद अब ये पंजाब क्षेत्र पर राणा रंजीत सिंह के जीते जी तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके मरने के बाद दो बार लड़ाइयां किया, और अंतिम में फिर ये 1849 में पंजाब को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। अब यहाँ एक नया नीति दे रहा है, विलय नीति। इसमें दरअसल ऐसा होता है कि जब जहां का कोई गद्दीदार नहीं होता था, कोई वारिस नहीं होता था, कोई लड़का नहीं होता था, तो उस सारी अधिकार इन लोगों के पास आ जाते थे। वहां का साम्राज्य अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला दिया जाता था। ऐसा नीति इन्होंने बनाए, आए जानते हैं। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित है कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। मतलब अगर किसी शासक की एकाएक मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, मतलब कोई बेटा नहीं है, तो उस शासन को अंग्रेज लोग ही चलाएगा। वो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में मिला दी जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथों में चली गई। इस तरह से कई सारे रियासतों पे अंग्रेजों का कब्जा हुआ, जहां पे कोई शासक नहीं थे। मृत्यु के बाद कह सकते हैं कि नए वारिस नहीं हो पाए। इसमें रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध किए हुए थी झांसी के समय में। आगे हम लोग जानते हैं, आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए। मतलब इन्होंने अब नया टेक्निक अपनाया और विलय नीति के साथ साथ अब दूसरा कहने लगे कि अवध के जो जनता है उसको नवाब की आजादी, नवाब यहाँ का कुशासन है, शासन सही से नहीं करता है, इसको आजाद कराने की कोशिश करें। हालांकि ऐसा नहीं था, इन लोग अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। कर्तव्य से बंधे हुए इसलिए वे अवध पे कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा, और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। मतलब अवध के लोगों को यहाँ देख सकते हैं कि अब चित्र 14 में संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र दिया हुआ है, और ऊपर महाराणा रंजीत सिंह का दरबार है। ये भी काफी समृद्ध थे अपने समय में, तभी तो अंग्रेजों को नहीं जीतने दिया। इनके मरने के बाद अंग्रेजों ने इनका क्षेत्र कब्जा किया था 1849 में। अब देखिए यहाँ एक सवाल कर रहा है, गतिविधि। कल्पना कीजिए कि क्या आप नवाब के भतीजे हैं, आपको बचपन से ही एहसास कराया गया कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे। आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? मतलब बता रहा है कि विलय नीति जब आया था तो केवल उन्हीं का बेटा बन सकता था जो उत्तराधिकारी है, लेकिन अगर आप उनके भतीजे हैं नवाब के और उस समय अंग्रेजों का विलय नीति आता है और अंग्रेज लोग आपका साम्राज्य व्यवस्था अपने में मिला लेता है, तो आप भतीजा होने के नाते क्या करेंगे? आपको कैसे महसूस होगा और उस समय आप क्या करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। हालांकि ये काफ़ी गुस्से की बात है कि आप क्या कीजिएगा, सोच के देखिए। सब तो अपने समय में यही सोचेगा कि मेरा साम्राज्य को कैसे छीन सकता है। जीते जी तो नहीं छीन सकता, मरने के बाद ही छीन सकता है। अब इस पृष्ठ पे हम लोग देखेंगे चित्र 11A, चित्र 11B और चित्र 11C। देखिए यहाँ सबसे ऊपर बता रहा है ये भारत का नक्शा है 1797 का, और यहाँ पीले क्षेत्र से जो दिख रहा है वो ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र हैं। जहाँ जो पीला जो दिख रहा है बनारस, कलकत्ता और हैदराबाद के थोड़ा सा नीचे का क्षेत्र, और इधर मैसूर साइड का, ये सब उस समय ब्रिटिश के शासन के अधीन क्षेत्र थे। और जो लाल भाग से दिख रहा है वो ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र नहीं थे। नीचे आपको अगला मानचित्र में देख सकते हैं जो कि 1840 का दिया हुआ है। इसमें छीट छाट लगभग आधे साम्राज्य पे ब्रिटिश का कब्जा हो गया था भारत के। और नीचे आप देख सकते हैं चित्र 11C में, ये 1857 का समय था। इसमें छीट पूट ही कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के अधीन नहीं हुए थे, नहीं तो लगभग क्षेत्र पे इनका कब्जा हो गया था। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं कि 1797 से 1857 करीब 50 से 60 सालों के अंतर के बीच काफी बड़े क्षेत्र पे इन लोगों ने नियंत्रण हासिल कर लिया था मात्र 50-60 सालों में। देखिए चित्र 11A-B-C, भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं। इन नक्शों को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रखकर देखें।
तीनों नक्शों में उन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे। मतलब 1857 ईस्वी में भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र नहीं थे, जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली का कुछ हिस्सा, लखनऊ का, बड़ौदा का, हैदराबाद का कुछ कुछ हिस्सा, मैसूर का, इन सारे क्षेत्र अभी भी अंग्रेजों के नेतृत्व में नहीं था। अंग्रेज इस पे अभी भी शासन व्यवस्था नहीं संभाल रहे थे। अब बता रहा है नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। मतलब बहुत सारे लोग जैसे फैलाए थे गवर्नर लोग, वैसे वॉरेन हेस्टिंग भी कंपनी को काफी सारा ताकत फैलाने में मदद किया था। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पे प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास और बंबई। मतलब बता रहा है कि जो ब्रिटिश का इलाका था वो 3 प्रशासन व्यवस्था में बटा हुआ था, एक बंगाल, एक मद्रास और बंबई, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था। मतलब जो शासन व्यवस्था होता था, इन प्रेसिडेंसियां गवर्नर के नियंत्रण में काम करती थी। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी। जैसे आज के समय में जिले में अदालत होती है जहां सुनवाई होता है, किसी फैसला होता है, उस जगह की बात कर रहा है। एक फौजदारी अदालत और दूसरा दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे, क्योंकि उस समय 2 ही बड़े स्तर पे धर्म थे, एक हिंदू धर्म और एक इस्लाम धर्म। तो हिंदू धर्म में पंडित लोग और इस्लाम धर्म में कह सकते थे मुस्लिम लोग जो मौलवी होते थे, ये इस पे सजा वगैरह के लिए उन लोगों को बताते हैं, जिला कलेक्टर को। यहां बता रहा है कि मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। फौजदारी अदालत, जहां पे 2 अदालत बता रहे थे, एक फौजदारी अदालत और दूसरा दीवानी अदालत। तो फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती संभालते थे। यहाँ काजी और मुफ्ती के बारे में जान लेते हैं। काजी एक न्यायाधीश होता है, जैसे आज के समय में जज होता है, उसी तरह एक न्यायाधीश के बारे में बता रहा है। उस समय काजी को बोला जाता था। और मुफ्ती जो होता था, ये मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। मतलब आज के समय में जैसे वकील होते हैं, उस समय उन्हें मुफ्ती कहा जाता था और जज को काजी कहा जाता था। ये मुफ्ती लोग जो होते थे, ये कह सकते कि कानूनों के बारे में दलील देते थे कि नहीं, हमारा मुवक्किल बेगुनाह है। अब आगे जानते हैं, एक शब्द यहां और भी आया कि कलेक्टर की निगरानी में करते थे, महाभियोग। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था। इसे महाभियोग कहा जाता था। चित्र आप 12 में देख सकते हैं। वॉरेन हेस्टिंग पे मुकदमा आरजी पुलाड़ द्वारा चित्रित 1789। यहां महाभियोग में ही इसके प्रति चल रहा है, सुनवाई हो रहा है। इसके ऊपर मुकदमा किया गया है वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर, और उसी का यहाँ सुनवाई हो रहा है। जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से ना चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल तक चला। और अभी हमने महाभियोग के बारे में जाना कि एक प्रकार का इंग्लैंड का एक ऐसा बड़ा सा महल होता था जिसमें उसकी सुनवाई होती थी मुकदमे की। अब स्रोत 5 जानेंगे। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूं। यहां बता रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान, जब जैसे हम लोगों ने पीछे रॉबर्ट क्लाइवा के बारे में जाना था, अब यहां वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बता रहा है कि जब इसका भी महाभियोग में जब किया गया, तो वॉरेन हेस्टिंग ने बताया कि महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार है। मैं उनके हेस्टिंग के ऊपर, यानी हेस्टिंग के बारे में बता रहा है कि भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूं, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुषों के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूं। बर्क जो थे वो हिंदुस्तान के लोगों के प्रति वहां केस लड़ रहे थे, इन लोगों के सपोर्ट में लड़ रहे थे वॉरेन हेस्टिंग से, कि इसने वहां के लोगों को काफी सारा तरीका से परेशान किया है, उन लोगों का सारा
कह सकते हैं अधिकारों को छीना है, हनन किया है। अब यहाँ जानते हैं एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों के अलग अलग व्याख्या कर देते थे। यहाँ जब हम लोगों ने मुफ्ती और काजी के बारे में जाना था, जब दो तरह दीवानी अदालत और दूसरा फौजदारी अदालत, तो उसमें जो दीवानी अदालत में होता था जिसके अभी भी पंडित लोग होते थे, तो अलग अलग मुद्दा पर जब फैसला सुनाया जाता था तो ये अलग अलग बातें बता देते थे, जिसकी वजह से काफी परेशानियां होती थी। इस भिन्नता को खत्म करने के समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। मतलब जो 11 मुख्य उस समय के पंडित थे, उन लोगों को यह काम सौंपा गया कि एक ऐसा अभिव्यक्ति तैयार करो जिसमें सभी को समरूपता मिले, सभी के लिए एक जैसा दंड का प्रावधान हो। एन बी हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपियन न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों का भी एक संहिता तैयार कर लिया गया था। मतलब 1775 में हिंदू के प्रति हुआ और 1778 तक मुसलमानों के बारे में भी इसी तरह का संहिता तैयार कर लिया गया, जिसके अनुसार लोगों को दंड वगैरह दिया जाता था, उनके प्रति फैसला सुनाए जाते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई। मतलब कलकत्ता में दो तरह का कोर्ट बना, अदालत बना, इस तरह की बातें बता रहा है। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, आज के समय में भी जैसे आईएएस, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिसों, अधिकारियों व दरोगों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। मतलब जब कलेक्टर का ओहदा बना हुआ था तो इसका सबसे बड़ा काम था राजस्व वगैरह एकत्रित करना, कर वगैरह एकत्रित करना, और साथ ही न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी और दरोगा की सहायता से जिला में कानून व्यवस्था सही तरीके से चल पाए। उसी समय अंग्रेजों के जमाने में ही जिला व्यवस्था बटा था, जो जागीर, रियासतें, क्षेत्रीय साम्राज्य वगैरह होते थे, अब ये बदलने लगे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की वजह से, और आज भी हम लोग जिला वगैरह का यूज करते, प्रयोग में लाते हैं। यहाँ आगे बता रहा है कि इसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। मतलब पुराना जितना भी सत्ता केंद्र था वो सारा खत्म हो चुका था, अब नया बन गया था। अब आगे यहां बता रहा है कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मतलब कंपनी की जो फौज होती थी, सैनिक होते थे, उसी में उसकी मेन ताकत होती है। हर चीज़ का युद्ध बहुत जरूरी होता है, साम्राज्य को चलाने के लिए कभी भी युद्ध की स्थिति आ सकती है, और उसके लिए सैनिक ताकतवर रखने होते हैं। उसी के बारे में बता रहा है कि मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, जिसका मतलब होता है कि घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित, जो घोड़ा चलाना जानते हो, उस पर युद्ध करने में महारत हो, वैसे लोगों को घुड़सवार कहा जाता था। और पैदल सेना थी। मतलब मुगल साम्राज्य में ये दो मुख्य रूप से सैनिक होते थे, एक घुड़सवार और दूसरा पैदल। उन्होंने तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों को बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। मतलब जो जमींदार वगैरह होते थे, ये स्थानीय लोगों को ही सैनिक बनाकर भेज दिया जाता था, जिसके वजह से आगे बता रहा है कि 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, यानी जो सिपाही कहते थे इन लोग, उसको अंग्रेजी में इन लोगों ने सिपाही कहा, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है। आर्मी कहते थे, सिपाही या आर्मी कहते थे अंग्रेज लोग। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरतें कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक, एक प्रकार का बंदूक होता था जो बीच से आधा आधा मुड़ जाता था और उस तरह से गोली चलाया जाता था। शुरुआती समय में ऐसा ही एक प्रकार का बंदूक था, और मैचलॉक से लेस होते थे। मैचलॉक का मतलब होता है शुरुआती दौर के बंदूक जिसमें बारूद की माचिस से चिंगारी दिए जाते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। देखिए यहाँ दो बातें आया, थोड़ा थोड़ा तीन चारों बातों के बारे में जान लेते हैं। सबसे ऊपर आया था धर्मशास्त्र, जो मोटे अक्षरों से देख सकते हैं। धर्मशास्त्र का मतलब होता है कि संस्कृत की ऐसी कृतियां, मतलब ऐसे नियम जिसमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती थी। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से पहले लिखा गया था। मतलब कह रहा है कि
हजारों साल पहले उस समय जो धर्मशास्त्र में कुछ बातें लिखे गए थे, हर धर्म में उन धर्मों के आधार पे ही उस समय न्याय व्यवस्था होती थी। हर धर्म के अनुसार ही लोगों को सजा या दंड मिलता था और उनके प्रति उनको अधिकार मिलते थे। दूसरा यहाँ नीचे बता रहा है सवार, जिसको घुड़सवार को बोलते थे, और मस्केट एक प्रकार का बंदूक होता था जो पैदल चलते थे, उन सिपाहियों को इस्तेमाल किया जाने वाला एक भारी बंदूक होता था। आगे मैचलॉक के बारे में हम लोगों ने जाना कि बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी और इस तरह से होता था। आगे जानते हैं थी 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक, मतलब अंग्रेजों ने भी एक सैनिक रखना शुरू किया था, संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, मतलब यूरोपीय विधि व्यवस्था से प्रशिक्षण देते थे, उन लोगों को सिखाते थे, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। मतलब जाति व्यवस्था, समाज व्यवस्था में कई सारी भिन्नताएं थे उस समय भारत में, तो ये सारी समस्याएं भी आ जाती थी। अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? ऐसा वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों के माहौल में जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था तो कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ इन सारी चीजों को आज भी माना जाता है। सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात का एहसास में जो बदलाव आ रहे हैं उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 के विद्रोह में हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखता है। इस विद्रोह के बारे में हम लोग अध्याय 5 में और विस्तार से जानेंगे। ऊपर आप चित्र 13 देख सकते हैं कि कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्र द्वारा बनाया गया चित्र है। मतलब एक भारतीय चित्रकार ने इस चित्र को बनाया था, जिसका नाम यहाँ पे नहीं दे रहा है, एक अज्ञात है। 1780 के समय में बनाया गया था। ये मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्ध के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। मतलब जब मैसूर में युद्ध हुआ था मराठा और मैसूर के बीच, तो इसमें बता रहा है कि घुड़सवार की टुकड़ियों को मजबूत करने का मतलब यहाँ समझ में आ रहा है कि घुड़सवार युद्ध में बहुत जरूरी है। अब हम लोग जानते हैं निष्कर्ष जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गया। औपनिवेशिक मतलब एक नए क्षेत्र से आकर यहाँ शासन साम्राज्य संभालना। और इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापार करती थी, लेकिन धीरे धीरे कई सारे इसके कारण आए, अलग अलग शासकों से उलझना पड़ा व्यापार के मामले में, और धीरे धीरे जब इनकी बातें नहीं मानने लगे, इन लोग व्यापार में अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था, जिस कारण से धीरे धीरे इन लोग राजनीतिक में भी अपना हस्तांतरण करने लगा, जिसके कारण बाद में इन लोग साम्राज्य को भी संभालने लगा और शक्ति स्थापित की। उसी के बारे में बता रहा है कि एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी के शुरुआत में नई भाप तकनीकों से आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। मतलब जो 6 से 8 महीना जहां लगता था समुद्र यात्रा में, उसी को अभी 3 हफ्ता में, करीब 1 महीने से भी कम समय में लोगों को पहुंचा देता था। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। 1857 प्रथम जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था भारत में, उस समय 63%, 100% में 63% भूभाग पे अंग्रेजों का स्थायित्व हो चुका था, और शेष भूभाग पर आबादी का पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। मतलब असर वहां भी था, लेकिन नियंत्रण हासिल नहीं था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। अब यहाँ अन्यत्र बता रहा है दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर स्थित कैप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। मतलब बता रहा है कि जैसे इधर हो रहा था फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सारे लोग जब यहाँ पे आए हुए थे, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भी डच लोग गए हुए थे और वहाँ के लोगों को ये जबरदस्ती गुलाम बना रहे थे और उन लोगों को जानवरों की तरह खरीद बेच रहे थे। और कह रहा है कि 1834 में जब ये दास प्रथा समाप्त हुआ था वहाँ पे, तो उस समय भी दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में कैप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाले नीलामी को आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। बता रहा है उस तरह से कि जो 1834 में नीलामी के समय में एक व्यापारी आया था, उसने ये बात लिखा है
कि यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री, दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। जो किसान आते थे खरीदने के लिए उसको पशु के समान ही देखते थे और उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंख से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। मतलब उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था कि माँ और बेटे अलग अलग व्यापारियों को बेचे जा रहे हैं। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे आज हम लोग जानवरों को बेचते थे, उसी तरह का स्थिति था दक्षिण अफ्रीका में। नाइजल वार्डन द्वारा लिखित द चेन्स दैट बाइंड अस ए हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द कैप 1996 इसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। इस प्रकार हमारा ये अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, समाप्त होता है। यानी कैसे कंपनी शुरुआत में व्यापार की और बाद में अपना यहाँ साम्राज्य स्थापित किया, ये समाप्त होता है। आइए इसमें हम एक बार फिर से रिवाइज कर ले कि हम लोगों ने क्या क्या जाना। बता रहा है कि मुगल साम्राज्य जब औरंगजेब खत्म हो गया तो यहाँ पे 18वीं शताब्दी तक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्भव हो चुका था और इन लोगों का शासन व्यवस्था लगभग शुरू हो गया। उसके बाद रानी एलिजाबेथ से इन लोगों ने चार्टर लिया और पूरब की और ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और यहाँ पर व्यवस्था संभालने लगी। उसके बाद बता रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे शुरू में बंगाल से व्यापार शुरू करती है, बाद में यहाँ 3 जगह जमींदारी व्यवस्था खरीदती है और स्थानीय सरकारों के साथ, स्थानीय राजाओं के साथ इन लोगों का झड़प भी होता है। फिर बता रहा है व्यापार से युद्ध तक। शुरुआती समय में ये झड़प व्यापार लोग करना चाहते थे, लेकिन यही स्थिति इन लोगों का सही से नहीं हो पाया और युद्ध की स्थिति बन गई। जिसके बाद सबसे पहला सुजाउद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में और एक नया कठपुतली सरकार मीर जाफर बैठा। फिर मीर कासिम, जब मीर जाफर इनके प्रति उंगली करने लगा, परेशान करने लगा, तो मीर कासिम को बैठाया गया और पुनः बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को यहाँ पे बैठा दिया गया। उसके बाद कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद जब अंग्रेजी अफसरों को लगा कि अब यहाँ पे खुद राजनीतिक व्यवस्था संभालनी पड़ेगी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने खुद से अफसर बनने का निर्णय लिया और कंपनी के अफसर ही नवाब बन गए थे। उसके बाद कंपनी का टीपू सुल्तान के साथ और उनके पिता के साथ भी शासन व्यवस्था हैदर अली के साथ संभलता है। फिर इनकी मराठों से 3 बार लड़ाई होती है। तीसरे में ये पूरी तरह से मराठे बर्बाद हो जाते हैं। बदले में इनके सहायक संधि थोप दिया जाता है और कुछ पेंशन वगैरह मिलता है। फिर किटूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में जाना कि ये छोटे से कर्नाटक के क्षेत्र में थी। जब अंग्रेज इनका क्षेत्र को अपनाने आए तो इसने विद्रोह कर दी। उसके बाद हम लोगों ने महाराणा रंजीत सिंह के बारे में जाना कि इससे भी अंग्रेज लोग मिलाने आए, लेकिन युद्ध में ये हार नहीं पाए। तो फिर जब इनका मौत हुआ तो फिर इस क्षेत्र पे कब्जा किए। उसके बाद विलय नीति के बारे में जाना जो लॉर्ड डलहौजी लेके आए हुए थे। इसमें ऐसा प्रावधान था कि जिस क्षेत्र का शासक मर जाता है और उसके बाद उसका अगर कोई वारिस नहीं रहता है तो वो क्षेत्र स्वतः ही ब्रिटिश कंपनी में लाकर मिल जाएगा और उसी के साम्राज्य में गिना जाएगा। फिर ऑरेन हेस्टिंग के समय में नए शासन की स्थापना होती है, उसके बारे में बताया, जिसमें 2 तरह की अदालतें, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत भी बनी। फिर कंपनी की फौज भी, कंपनी अपने फौज रखने लगी थी क्योंकि साम्राज्य, इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए उसे सैनिक की जरूरत होती थी और बड़े नए नए भर्तियां देने लगी थी, सैनिकों को भर्ती करने लगी थी और उन्हें प्रशिक्षण देने लगी थी स्थानीय सरकारों, स्थानीय राजाओं की तरह। इस तरह से हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यानी अध्याय 2 समझ में आया होगा। बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।